नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अब निजी कंपनियां बनाएंगी लड़ाकू विमान और पनडुब्बी। डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को सरकार ने दी मंजूरी। एफआईपीबी खत्म करने का भी फैसला। 230 रुपए प्रति क्विंटल की जगह गन्ना किसानों को मिलेगा 255 रुपए प्रति क्विंटल का रेट। कैबिनेट ने दी मंजूरी। रेलवे जितनी अच्छी बनेगी उसका सबसे ज्यादा लाभ आम आदमी को ही होगा, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत भी रेल के पास होने चाहिए ताकि रेल भी काम करे। यानी सभी चीजों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम उसका बर्डन पड़े। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, किराया बढ़ाना मजबूरी। रेलवे की हालत सुधारने के लिए तलाश रहे हैं कमाई के दूसरे तरीके। वोडाफोन आइडिया एयरटेल पर 3000 करोड़ जुर्माने पर टाई अड़ा। कहा, कंपनियों ने लाइसेंस की शर्तों का किया उल्लंघन। सीमा पर तनाव बढ़ने से बाजार में हावी बिकवाली। 9400 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स 0.2% टूटा। जीएसटी से पहले कम माल उठा रहे हैं डीलर और होलसेलर्स। टैक्स क्रेडिट को लेकर डर रहे हैं व्यापारी। और फॉक्सवैगन ने लॉन्च की नई टिगुआ। फीचर लोडेड एसयूवी की शुरुआती कीमत है 27,98,000। BMW X1 और मर्सिडीज GLA से मुकाबला। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेक इन इंडिया को सरकार ने बूस्टर डोज दिया है। खासकर डिफेंस सेक्टर के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 4 सब सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए चुने गए, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और मेन बैटल टैंक्स। इन विषयों के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण भारत में हो और एक बिडिंग का मॉडल बना है। तो मेक इन इंडिया से जुड़े सरकार के इन तमाम बड़े फैसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ही बताएं कि क्लियरली मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को जो मंजूरी यहां दी गई है उसे आप कैसे देखते हैं और क्या है इसकी बड़ी हाइलाइट्स? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब तक डिफेंस सेक्टर में यानी रक्षा क्षेत्र में हम जो भी बड़े बड़े सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या फिर पनडुब्बी हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, उसका अधिकांश हिस्सा हम सीधा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। विदेशी कंपनियां हमें भारत में देती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार ने इस पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव मेक इन इंडिया के लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब घरेलू कंपनियों को भी इस बात का मौका मिलेगा कि ये बड़े बड़े सामान आप बनाइए। इसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी की घोषणा की गई है। इसके तहत 4 अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है पूरे रक्षा क्षेत्र को। हेलीकॉप्टर का एक सेगमेंट होगा, लड़ाकू विमान का एक सेगमेंट होगा, पनडुब्बी का एक सेगमेंट होगा। ऐसे 4 सेगमेंट है और हर सेगमेंट के लिए कंपनी को चुना जाएगा कि आप कौन सी कंपनी किस सेगमेंट में काम करना चाहती है, किस सेगमेंट के सामान को बनाना चाहती है। वहाँ से जो कंपनी चुनी जाएगी उसको विदेशी कंपनी जो सप्लाई करना चाहती है उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना होगा। उसके साथ करार करके दोनों कंपनियां ने, एक चुनी गई कंपनी भारत की और दूसरी विदेशी कंपनी, आपस में मिल करके इस सामान की सप्लाई करेगी। इससे 2 फायदे होंगे। विदेशी तकनीक मिलेगी, विदेशी कंपनियों की जो दक्षता है वो मिलेगा और घरेलू कंपनियों को भी धीरे धीरे इस बात की आदत पड़ जाएगी कि वो ऐसे सामान बनाए। लेकिन शर्त यह है कि एक सेगमेंट में जो कंपनी अगर आ गई वो दूसरे सेगमेंट में नहीं जाएगी। मान लिया जाए कोई कंपनी लड़ाकू विमान बनाने के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है, चुन ली गई है, तो वो पनडुब्बी में नहीं जाएगी। पनडुब्बी में जो चीज़ चुन ली गई है वो हेलीकॉप्टर में नहीं जाएगी। तो इन शर्तों के साथ इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है ताकि देश में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा से जुड़े सामान जो है बनना शुरू हो और मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा मिले। बिल्कुल, यहाँ पर काफी बड़ा फैसला मेड इन इंडिया के तहत और यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को जो मंजूरी दी गई है। लेकिन डिफेंस सेक्टर के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, इस मुद्दे पे आइए विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एल&टी के जयंत पाटिल। पाटिल साहब, स्वागत है आपका।
साफ तौर से पहला सवाल तो हम यही पूछना चाहेंगे कि इस पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है, इसके बाद अब ये बताएं कि भारतीय सेना के लिहाज से प्राइवेट कंपनियों के लिए यहाँ पे दरवाजे जो खुल गए हैं, कितनी अहम बात है, कितनी जरूरत थी इसकी? कविता जी, मेरे हिसाब से ये जो पॉलिसी बनी है, ये पॉलिसी अवेटेड थी करीबन लास्ट 1.5 साल से। और ये पॉलिसी के अंडर सरकार डिसाइड करेगी कि भाई किसके साथ हमें काम करना है, और जो कंपनी सबसे ज्यादा इंडिजनाइजेशन करेगी, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी एक देश में लाएगी, जो फॉरेनर पार्टनर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी हमें देगा। एक तो टेक्नोलॉजी का पोर्शन आ गया, इंडियनाइजेशन का पोर्शन आ गया। तीसरा पार्ट होगा कि भाई सबसे अच्छी कीमत में कौन देगा, और ये बेसिस के ऊपर ये प्लेटफॉर्म इंडिया में बनेंगे। लेकिन यहाँ पर पाटिल जी हमें ये भी समझाएं कि हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं, क्या तकनीकी तौर पे उनकी क्षमता इतनी अच्छी है कि वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बना सके? जिस तरह से ये पार्टनरशिप होती हुई हम देखेंगे, उनकी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बनाने के लिए? कुछ सेक्टर्स में तो ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी हिंदुस्तान में आज है, और कुछ सेक्टर्स में हमारे पास जहाँ पूरी मैच्योरिटी नहीं है। तो इसी के लिए ये पॉलिसी है कि भी आप फॉरेनर्स के साथ काम करो और उसमें से आप ये कैपेबिलिटी आज इंडिया में डेवलप करो। जो पहले खाली पीएसयूज में होता था कि पूरी सिस्टम्स पीएसयू बना पाता था, प्राइवेट सेक्टर नहीं बना पाता था, अभी चालू होगा कि पीएसयूज भी बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी बनाएगा, और कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स इसमें से ये पॉलिसी के अंडर हिंदुस्तान में बननी शुरू हो जाएगी, जो प्राइवेट सेक्टर बनाएगा और सिस्टम इंटीग्रेटर बनेगा कंप्लीटली। पाटिल साहब, आप तो जानकार हैं इस क्षेत्र के, हमें ये समझाइए कि करंट सिनेरियो में सेना के लिए जरूरी उपकरणों की कितनी बड़ी दिक्कत है, और इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद ये दिक्कत कितनी दूर हो जाएगी? हर एक सेक्टर अगर हम देखते हैं आज, जैसे सबमरीन सेक्टर देखें तो नेवी की जो पूरी सबमरीन फ्लीट है, ये हम लोग जानते हैं कि करीबन गए 20 सालों से हम नई सबमरीन नहीं बना पाए। अभी जो एमडीएल की नई सबमरीन बन रही है वो थोड़ी डिलेड जरूर है, लेकिन इस साल के नेक्स्ट ईयर से ये सबमरीन फ्लीट में ज्वाइन होगी। लेकिन पुरानी सारी सबमरीन अभी एज ओल्ड है, तो ये डिकमीशन हो जाएगी सून। सेम इज द सिनारियो विथ एयरक्राफ्ट। जैसे हमारे MiG-21 सिंगल इंजन फाइटर जो थे, ये बहुत पुराने हैं, ये इसकी जरूरी है रिप्लेस करने के लिए। सो चारों सेक्टर्स अगर हम देखते हैं, तीसरा हो गया टैंक में हमारे पास T-72 और T-90s है, लेकिन ये पुराने हो गए। अभी जैसे इसकी लाइफ जब खत्म होगी तो उसके पहले हमें नई हमारी खुद की हिंदुस्तानी सिस्टम बननी जरूरी है, और ये पॉलिसी इसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का। पाटिल साहब, शुरुआत में आपने कहा कि 1.5 साल से इंतजार था इस पॉलिसी को मंजूरी देने के लिए, लेकिन अब ये बताएं कि क्या इसके चलते अब भारत हथियारों के मामलों में पूरी तरह से क्या आत्मनिर्भर हो पाएगा? मैं समझता हूँ कि पहले प्रोग्राम में तो पूरी तरह आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ पैसे जैसे हम लोग इंपोर्ट करते थे, इसकी जगह करीबन 50, 60, 70% तो हिंदुस्तान में बनना शुरू हो जाएगा। 100% तो कोई चाहेगा नहीं, कोई देश नहीं चाहेगा, क्योंकि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी तो हर देश नहीं डेवलप कर पाएगा। तो देयर विल बी फ्यू एरिया जहां हम कोलैबोरेट करेंगे, जो हम यहाँ बना सकते हैं, और जो स्टेट ऑफ द आर्ट है वो भी काफी कुछ चीज हम यहाँ बना पाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन इस पॉलिसी को मंजूरी मिलना काफी जरूरी था, जो कि अब हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पाटिल जी। इसके साथ ही विदेशी निवेश को आसान बनाने के लिए FIPB खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकारी खरीद में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम फैसले यहां लिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि FIPB खत्म करने का फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए लिया गया है। FIPB में 5 सेक्रेटरीज परमानेंट मेंबर्स थे और कंसर्न विभाग आ जाते थे जिनकी मीटिंग होती थी। तो कंसर्न विभाग तो आज भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता था, आज भी उस पर विचार करता था, और फिर वही लेयर ऑफ कंसिडरेशन सामूहिक रूप से FIPB में होता था। तो आज ये दूसरी कड़ी को हटा दिया गया है, और जो पहली कड़ी थी वो बरकरार रहेगी। चलिए, इस खबर को और समझते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने और क्या दूसरे बड़े फैसले लिए हैं, ये समझाएं। इसमें 2 बड़े फैसले हैं। एक तो जैसा कि वित्त मंत्री बता रहे थे, वह है FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को खत्म किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब विदेशी निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी प्रस्ताव
अगर उसे सरकार से मंजूरी की ज़रूरत है तो उसे FIPB के पास नहीं जाना होगा। संबंधित मंत्रालय ने अगर मंजूरी दे दी तो वो प्रस्ताव मंजूर माना जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है तो डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई तो मंजूर माना जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर का FDI का प्रस्ताव है, टेलीकॉम क्षेत्र से टेलीकॉम मंत्रालय से मंजूरी मिल गई तो मंजूर मिला जाएगा। तो एक तो ये खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है, इसका मतलब ये होगा अब सरकार कोई भी सामान अगर खरीदती है, अगर वो सामान की कीमत, कुल कीमत 50 लाख रुपए से कम है तो कोशिश यही होगी कि हर हाल में घरेलू कंपनी से वो सामान खरीदे जाएं। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की सामान सरकार खरीदती है तो उसके लिए जो टेंडर निकाला जाएगा उसमें घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता खासतौर से दी जाएगी इस तरीके से कि अगर किसी टेंडर में L1 यानी सबसे कम बोली किसी विदेशी कंपनी ने लगाई है तो घरेलू कंपनी से पूछा जाएगा कि इस विदेशी कंपनी ने इतने की बोली लगाई है, क्या आप इस कीमत पर सामान बना सकते हैं। अगर घरेलू कंपनी बनाने को तैयार हो जाती है तो घरेलू कंपनी को ठेका दिया जाएगा, वो टेंडर दिया जाएगा। इस तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। इधर केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की जिंदगी में मिठास बढ़ाने वाला फैसला लिया है। अगले सीजन से किसान अपना गन्ना 230 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय 255 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेच पाएंगे और सरकार ने गन्ना की FRP यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ा दी है। सरकार हर साल FRP तय करती है और गन्ना मिल किसानों से इसी दर पर फसल खरीदते हैं। प्रति क्विंटल 25 रुपए की बढ़ोतरी में किसानों की आमदनी में करीब 10% का इजाफा होगा। आने वाले दिनों में रेल का किराया बढ़ सकता है और हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल किराया बढ़ाने के संकेत दिए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि रेलवे की हालत सुधारने के लिए किराए के अलावा दूसरे स्रोत भी तलाशे जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिनसे कि चार्ज वसूलना की कोशिश हो रही है सीधे किराया बढ़ाने के बजाय। तो आप क्या सीधे किराया बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये आप तो पहले भी सोचना चाहिए कि ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के तहत आज एयरलाइंस में भी जिस तरह से व्यवस्था, लोग कभी कभी देखो, ये रेलवे का एक दुर्भाग्य यह है कि लोगों को ये पहले सोच के चलना चाहिए कि रेलवे आम आदमी के लिए है, तो रेलवे जितनी अच्छी बनेगी उसका सबसे ज़्यादा लाभ आम आदमी को ही होगा। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत भी रेल के पास होने चाहिए ताकि रेल भी काम करे। इसके लिए हमने बढ़ाने के लिए दूसरे भी काम किया है। नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी हमने 80% इस साल में बढ़ोतरी की। अगले कुछ साल में 40,000 करोड़ तक उसको ले चलेंगे। ये कभी नहीं हुआ था रेल में, जो हम कर रहे हैं। एनर्जी बिल को कम कर रहे हैं, 41,000 करोड़ रुपए कम करेंगे 10 साल में, 4,000 पहले हो चुका है। यानी सभी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम उसका बर्डन पड़े। लेकिन उसके साथ साथ रेल चलने के लिए दो मेन जो स्रोत है रेल के, नॉन फेयर रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ही जरूर जाएगा, लेकिन पैसेंजर और फ्रेट, तो फ्रेट हम बढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि फ्रेट बढ़ाएंगे तो जो भी है वो भी चला जाएगा, जैसे हो रहा था। उसकी वजह से रेल की आज समस्या है। सालों से हमने ये करते रहे, आज ये समस्या आ गई। तो इसके लिए फ्रेट कम करने के लिए हम कोशिश करें, पैसेंजर को भी कम से कम बर्डन करके, सेफ्टी की भी समस्या है, सेफ्टी को भी किस तरह से हैंडल किया जाए, ये सभी को समझ के हम काम करें। आगे बढ़ते हैं। काले धन के बाद इनकम टैक्स विभाग ने अब बेनामी ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। IT विभाग ने 23 मई तक 400 बेनामी संपत्ति का पता लगाया है और करीब 600 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को विभाग अपने कब्जे में ले चुका है। इस बेनामी संपत्ति में बैंक डिपॉजिट, ज्वेलरी ट्रांजैक्शंस का पता चला है। ये पूरी जांच IT विभाग के 10 बड़े सरकारी अफसरों ने की है। इधर बेनामी संपत्ति मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा यादव और उनके बेटे शैलेश को समन भी भेजा है और उन्हें 13 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले कल मीसा के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल पर 3,000 करोड़ रुपए जुर्माने पर अड़ा ट्राई। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। टेलीकॉम
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के खिलाफ जुर्माना लगाने की सिफारिश को सही करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय को दिए अपने जवाब में ट्राई ने साफ किया है कि इन तीनों कंपनियों ने रिलायंस जियो को पर्याप्त संख्या में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट नहीं दिए हैं। आइए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, ये बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या है जुर्माने के पीछे ट्राई की दलील? देखिए, पिछले साल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार मंत्रालय में सिफारिश दी थी कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ये तीनों कंपनियां रिलायंस जियो को पर्याप्त मात्रा में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट नहीं दे रही हैं। ऐसे में 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना इन तीनों कंपनियों पर लगाया जाना चाहिए। इस सिफारिश पर अप्रैल के महीने में दूरसंचार मंत्रालय ने ट्राई को पुनर्विचार करने को कहा था और आज हमें सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि ट्राई ने अपनी रिपोर्ट जवाब के तौर पर दे दी है दूरसंचार मंत्रालय में, और जवाब में कहा गया है कि जो सिफारिश पहले की गई थी इन तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाने की, वो बिल्कुल सही सिफारिश है। साथ ही साथ ट्राई की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को बुलाया गया था अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन जिस तरह का पक्ष या दलीलें उनकी तरफ से रखी गई उससे टेलीकॉम रेगुलेटर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जो पहले वाली सिफारिश है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए दीपाली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने की खबरों से शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव रहा। खासकर दोपहर के बाद हमने देखा कि बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। मिड कैप और सरकारी बैंकिंग शेयरों में खासतौर से सबसे ज्यादा आज गिरावट रही है। कारोबार के अंत में हमने देखा कि सेंसेक्स 64 और निफ्टी की बात करें तो 26 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। भारतीय इंफ्राटेल, ऑरबिंदो फार्मा और एसीसी में गिरावट का आलम आज ज्यादा रहा। इसके अलावा सरकारी बैंक, रियलिटी और मेटल शेयरों की भी जमकर पिटाई हुई। हालांकि टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, गेल, येस बैंक और एचयूएल जैसे दिग्गजों में हमने तेजी का रुझान देखा। और अब बात जीएसटी को लेकर मचे कंफ्यूजन और स्टॉक्स को लेकर घबराए व्यापारियों की। जीएसटी लागू होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, व्यापारियों का डर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का डर सता रहा है। डर इतना बड़ा है कि उन्होंने स्टॉक घटाना शुरू कर दिया है। उनकी दलील है कि जब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर सफाई नहीं आ जाती है, वो नया स्टॉक खरीदने से बचेंगे। सबसे ज्यादा असमंजस में है एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दवा व्यापारी। आपको सुनाते हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के व्यापारियों की दुविधा। 1 जुलाई को जो हमारे पास स्टॉक होगा वो होगा वैट पेड, और जीएसटी में 1 तारीख के बाद जब हम बेचेंगे तो हमको जीएसटी पे करना है। तो अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई कि जो ये ट्रांजिशन स्टॉक है वो कैसे गवर्नमेंट हमें, जो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है, जिसपे एक्साइज भरी हुई है और वैट भरा हुआ है, उसको रिफंड कैसे आएगा। छोटे रिटेलर है, छोटे होलसेलर, उनके पास एक्साइज का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज सरकार ने जो कानून बनाया है कि उसके पास एक्साइज की रिसिप्ट होगी तो उसको बाद मिलेगा, तो वो बाद मिलने वाला है। तो वो लॉस हमारा बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार ने हमारा जो प्रॉफिट है वो फिक्स किया है 16%, और उसमें अगर 7% जैसी रकम निकल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। डीलर्स इंटेंशनली अपने स्टॉक को बहुत कम कर रहे हैं। वो उतना ही माल जो है वो कंपनियों से उठा रहे हैं जितना उनको फर्म ऑर्डर के सामने उनकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि कंपनीज भी खुद, क्योंकि उसका जीएसटी को अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डीलर्स को कह रहे हैं कि वो अपने स्टॉक को कम करें इंटेंशनली। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गर्मियों की छुट्टी, बच्चों के लिए सज गए हैं मॉल। देंगे पूरी डिटेल आपको ब्रेक के बाद। टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास एक बार फिर फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर बनाएगी। कंपनी बेको ब्रांड के नाम से होम अप्लायंस बेचेगी और वोल्टास ने इसके लिए टर्की की कंपनी आईटेक पीवी से जॉइंट वेंचर किया है। इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों की बराबर हिस्सेदारी होगी। जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा।
छुट्टियों के दिन है और हर घर में बच्चों की एक ही जिद होती है, कहीं घूमने चला जाए। मम्मी पापा टाइम निकाले तो कैसे निकाले? कहीं दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं तो आपके अपने शहर में ही बच्चों की मस्ती का सामान मौजूद है। देखिए निधि राय की ये रिपोर्ट। अपने बच्चों को मुंबई में ही कराइए 4 महाद्वीपों की सैर। एक ही जगह दिखाइए समुद्र, बर्फ की चादर और ख्वाबों की दुनिया। या फिर अपने बच्चों को मिलवाइए उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर से। गर्मी की छुट्टियों को रोमांचक बनाने के लिए मॉल्स में एक से एक थीम पर आयोजन कर रहे हैं। हर जगह अलग अलग थीम की चकाचौंध है। पहले ये आयोजन 1-2 दिन के होते थे, अब 15 दिन तक हो रहे हैं। समर्स में हम ये सब चीज़ें इसलिए करते हैं बिकॉज हम अपने जो शॉपर्स हैं, जो लोग हमारे साथ शॉपिंग करते हैं या हमारा मॉल विजिट करते हैं, हम उनको कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं। एक तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे घर पे होते हैं, दे कीप नैगिंग देयर पेरेंट्स कि बाहर चलो बाहर चलो। जरा देखिए कहाँ क्या हो रहा है। इनऑर्बिट मॉल नवी मुंबई, गुरुग्राम के प्रमोद मॉल और नोएडा के मॉल ऑफ इंडिया में कार्टून कैरेक्टर आपके बच्चों से मिलने को बेताब हैं। इनऑर्बिट मॉल बेंगलुरु और हैदराबाद में हॉट व्हील्स इवेंट का मजा लिया जा सकता है। मुंबई के मलाड स्थित इनऑर्बिट मॉल में इंडिया हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में बच्चे अपना हुनर दिखा सकते हैं। हम लोगों ने ओवरऑल 17% का ग्रोथ देखा है फुटफॉल लास्ट कंपैरिजन ऑफ लास्ट मे, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव नंबर फॉर अस। एंड उसके साथ हमने क्या किया है, हमने एक शॉपिंग ड्रिवन इंसेंटिव भी रखा है। सिर्फ यहाँ पे लोगों को शॉपिंग करनी है 2000 रुपए की और उसके बाद उनको एक्टिविटी में पार्ट लेने का पार्ट मिलता है। बच्चे गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की जिद करते हैं। अगर इस बार बाहर जाने का प्लान नहीं है तो शहर में ही ढेर सारे विकल्प हैं। छुट्टियां हैं कम और कम बजट है गम, और सारी दुनिया सजी है आपके बच्चों के लिए आपके ही शहर में। तो बनाइए इस वीकेंड प्लान ताकि आपके बच्चों की ये छुट्टियां बन जाएं यादगार। निधि राय, मुंबई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाड़ियों की। भारत में एसयूवी की डिमांड देखते हुए फॉक्सवैगन ने नई टिगुआ लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट्स उतारे हैं, पहला कंफर्ट लाइन और दूसरा हाई लाइन। इसकी मुंबई में एक शोरूम कीमत 27,68,000 से लेकर 31 लाख रुपए के बीच है और इसका सीधा मुकाबला BMW X1 और मर्सिडीज GLA जैसी गाड़ियों से है। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।